विद्यार्थियों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, और इसमें बुनियादी सिद्धांत पढ़े थे। और मुख्य तौर पे एक बात सामने आई थी, और वो बात ये थी कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये समस्या आती है विकसित और विकासशील देशों की। अब आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि विकसित और विकासशील देश होते क्या हैं। तो दुनिया जो है गोल है, और ये दुनिया मान लें हम, और इसके जो उत्तर का हिस्सा है ये हो गया विकसित देशों का, ये देश है अमीर, और दक्षिण के देश हैं गरीब। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच की ये समस्या है। तो बुनियादी सिद्धांत हमने पढ़े थे विकासशील देशों के, कि इनके संग प्रॉब्लम ये होती है कि ये निर्यात करें तो करें क्या। इनका अधिकतर सामान होता है कच्चा माल। तो कच्चा माल जब मार्केट में जाता है तो आप खुद जानते हैं अमीर देशों के सामने उस कच्चे माल की अहमियत क्या होती है। तो फिर चक्रीय परिवर्तन होता है, कभी फसल बहुत अच्छी हो गई, कभी ख़राब हो गई। फिर औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन आता है, विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा होती है। अब जैसे वर्ल्ड मार्केट में चावल की बात आप करें तो भारत के चावल को किससे कंपटीशन करना पड़ता है? चीन के चावल से। फिर यातायात संबंधी समस्याएं, इन गरीब देशों के पास में यातायात भी सही नहीं होता है। और फिर व्यापार की शर्तें, अमीर देश जो पैसा देते हैं, ऋण देते हैं, उसमें शर्तें बहुत लगाते हैं। तो ये कुछ अपने महत्वपूर्ण कदम ये पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर दक्षिण संवाद, मतलब उत्तर के विकसित देश और दक्षिण के विकासशील या गरीब देश, इनके बीच में कैसे डायलॉग्स होते हैं। ये कुछ इनके पड़ाव हैं पेरिस सम्मेलन से लेके और पेरिस सम्मेलन 2015 तक के, इनको हम पढ़ेंगे और फिर हम पाएंगे कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में कैसी स्थिति आज है। पिछले 2 दशक से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का सपना देखा जा रहा है। इस सपने को साकार करने के लिए 2 प्रकार से प्रयत्न हुए। एक तो अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित कर उसे उत्तर दक्षिण संवाद कहा गया। दूसरा गरीब विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग स्थापित कर उसे दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात की गई। अब ये उत्तर दक्षिण संवाद क्या है? तो भूगोलविदों के अनुसार हमारी पृथ्वी 2 गोलार्ध में विभाजित है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध में क्या आता है? उत्तरी अमेरिका और यूरोप का क्षेत्र आता है। दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका और एशिया अफ्रीका आता है। तो उत्तरी गोलार्ध में उन्नत, समृद्ध, विकसित और औद्योगिक देश हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में निर्धन, पिछड़े, विकासशील और शोषित देश हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शब्दावली में उत्तर और दक्षिण संवाद का प्रचलन हुआ। अब हम उत्तर के देशों की हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे बचत एवं पूंजी निर्माण की दर काफ़ी ऊंची है, राजनीतिक स्थिर और वित्तीय स्थिरता है। जबकि दक्षिण में क्या है? वे देश हैं जिन्हें तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। यहाँ पूंजी की कमी है, जनसंख्या विस्फोट है, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, तकनीकी ज्ञान का अभाव और रूढ़िवादिता है। तो उत्तर के देश लंबे समय तक औपनिवेशिक शक्तियाँ रहे। पहले औद्योगिक क्रांति हुई और फिर इन्होंने दक्षिण के देशों पर अपना कब्जा स्थापित किया। तो दक्षिण के विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 73.6% है, जबकि विश्व के कुल उत्पादन में उनका हिस्सा केवल 21.5 है। जबकि उत्तर के विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या का केवल 26.4% है, जो विश्व के कुल उत्पादन के 78.5% का भागी है। विकासशील राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय $730 है, जबकि उत्तर के विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय $10,720 है। दक्षिण में विकासशील देश ये महसूस करने लगे कि वो आर्थिक सहायता के नाम पर उत्तर के समृद्ध देशों की सहायता नहीं करते, बल्कि ऐसा व्यूह तैयार कर देते हैं जिससे उनका ऋण बढ़ता जाता है। एक और प्रतिकूल व्यापार की शर्तें, दूसरी ओर बढ़ता हुआ ऋण प्रभाव, दोनों दक्षिण के विकासशील देशों के भुगतान संतुलन को प्रतिकूल बना देते हैं। अगर आप 1973 में देखें तो गैर तेल उत्पादक निर्यातक विकासशील देशों की ऋणात्मक भुगतान बाकी $900 करोड़ थी, जो 1974 और 75 में क्रमशः $2,800 करोड़ और $3,500 करोड़ हो गई। तो 1984 की विश्व बैंक की रिपोर्ट ने भी बताया कि दक्षिण के देश ऋण के भार से अत्यधिक दबे हुए हैं।
1980 में ये $69 बिलियन था, तो 1982 में ये बढ़कर $98 बिलियन हो गया। विकासशील देशों के मुद्रा भंडार में 1986 में 16.8% की गिरावट रही, जबकि 85 में 5.3% थी। अगर हम औद्योगिक देशों का उत्पादन देखें तो 10% मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। विकासशील देशों का व्यापार घटा, निर्यात घटने के कारण 1986 में तिगुने से अधिक हो गया। तो आप देखेंगे 1964 से 1967 तक व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते गेट के अंतर्गत विकसित एवं विकासशील उत्तर दक्षिण देशों के बीच विचार विमर्श होता रहा, परंतु विकासशील देशों के निर्यात व्यापार विस्तार हेतु कोई ठोस सुझाव नहीं मिले। विकासशील देशों में से कुछ ने तो ये कहना प्रारंभ कर दिया कि वे आर्थिक सहायता की अपेक्षा निर्यात वृद्धि हेतु विकसित देशों से रियायतें प्राप्त करना अधिक उपयुक्त मानते। इनकी शिकायत थी कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौते गेट के अंतर्गत आयोजित मंत्रणाओं पर धनी एवं विकसित देशों का वर्चस्व रहता है और ये विकासशील देशों से आने वाली वस्तुओं पर विद्यमान प्रतिबंधों में से किसी भी प्रकार की रियायतें देने को सफल नहीं होते, तैयार नहीं होते। अब हम उत्तर दक्षिण संवाद के कुछ कतिपय प्रयत्न हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है पेरिस सम्मेलन 1975-77 में। तो दिसंबर 1975 में ये आर्थिक सहयोग के बारे में सम्मेलन बुलाए जाने के लिए पहल हुई और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 7वीं विशेष बैठक को डॉक्टर किसिंजर ने संबोधित किया। इसमें कुल 8 विकसित और 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। 18 महीने तक ये चलता रहा। जून 1977 में सम्मेलन समाप्त हुआ और उत्तर के समृद्ध देशों ने निर्धन देशों के लिए कुछ रियायतें और सहायता कार्यक्रमों की घोषणा की। इसके बदले में 1973 के कथित तेल संकट की मार से पीड़ित औद्योगिक देशों ने स्थिर मूल्यों पर तेल की सप्लाई की गारंटी रखी, लेकिन इसको नहीं माना गया और इसलिए पेरिस सम्मेलन अर्थशून्य हो गया। फिर आता है ब्रांट आयोग। विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों को निपटाने के लिए गैर सरकारी स्वतंत्र आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया और ये आयोग ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसके अध्यक्ष पश्चिम जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे। इसमें विश्व के सभी भागों के राष्ट्र थे। भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर L.K. झा इसके सदस्य थे। इनकी जो रिपोर्ट थी नॉर्थ साउथ अ प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल और कॉमन क्राइसिस, जिसमें कहा गया कि विश्व शांति के लिए विकसित और विकासशील देशों में परस्पर निर्भरता जरूरी है। इसलिए विश्व के नेताओं की अनौपचारिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया ताकि विकसित और विकासशील देशों के मध्य विभाजन से संबद्ध मुद्दों जैसे सहायता, व्यापार, वित्तीय प्रवाह, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी का स्थानांतरण और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का लोकतंत्रीकरण के बारे में रियायतें आदि पर स्पष्ट और निर्भीक विचार विमर्श किया जा सके। इस बैठक को मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने आयोजित करने का प्रस्ताव किया। फिर आती है कानकून सम्मेलन 1981। तो मेक्सिको के राष्ट्रपति की पहल पर भारत सहित 22 देशों ने मेक्सिको के कानकून शहर में ये सम्मेलन में भाग लिया अक्टूबर 1981 में। इसका उद्देश्य अमीर गरीब देशों के मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए उचित वातावरण बनाना था। विकासशील देशों ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया जाए ताकि बदलती परिस्थितियों में भी अपने दायित्व का अच्छी तरह से पालन कर सकें। इसका अमीर देशों ने विरोध किया और प्रस्ताव को नहीं माना। अमीर देशों ने कहा कि इन दोनों संगठनों के ढांचे के परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय अंतिम होना चाहिए। अमीर देश विश्व बैंक और मुद्रा कोष पर अपना वर्चस्व रखना चाहते थे। वर्तमान व्यवस्था यह है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी नागरिक होता है और मुद्रा कोष का डायरेक्टर पश्चिमी यूरोप का नागरिक होता है और कुछ पश्चिमी देशों के पास तो वीटो का अधिकार है। इसी कारण ये इन दोनों संस्थाओं के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं चाहते।
इस शिखर वार्ता में खाद्यान्न, भुखमरी, कृषि विकास, व्यापार व ऊर्जा पर भी जोर दिया गया। लेकिन इस सम्मेलन की समाप्ति पर कोई घोषणा नहीं हो सकी और गरीब और अमीर देशों के बीच विश्व वार्ता के अगले कदम के संबंध में नेताओं के बीच सहमति नहीं हो पाई। विकासशील देश के नेता विश्व वार्ता को सन 1982 के प्रारंभ में चाहते थे, जिसका अमेरिका और अन्य देशों ने, पश्चिमी देशों ने विरोध किया। और धनी देशों के नेताओं, विशेषकर अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन का जो दुराग्रही रवैया था, उससे कानकून सम्मेलन सफल नहीं हुआ। इसके बाद आती है उरुग्वे वार्ता। ये 1986 से 93 के बीच में है। गेट समझौता भी यहीं पे आता है और इस समझौते को गेट कहते हैं। तटकर और व्यापार से संबंधित सामान्य समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशुल्क दरों को न्यूनतम करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में आने वाली कठिनाइयों को निराकरण करके पारस्परिक लाभ वाले लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसकी स्थापना 1947 से लेकर अब तक 8 बहुपक्षीय व्यापारिक सम्मेलन हो चुके थे और इसका सम्मेलन 1986 को अमेरिका के देश उरुग्वे में हुआ। 100 से अधिक देशों ने भाग लिया, बाद में 108 हो गए और 4 वर्षों की अवधि निर्धारित की गई। अपना निष्कर्ष 1990 तक देने थे, लेकिन 7 वर्षों के निरंतर प्रयासों, वार्ताओं के 7 दौर संपन्न होने के बाद भी ये नहीं हो पाया। 8वां दौर उरुग्वे के शहर पुंता डेल इस्ते में हुआ, जिसमें गेट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निर्णय किए जाने के संबंध में वार्ता हुई। उरुग्वे वार्ता के वर्तमान दौर में गत परंपरा से हटके वार्ता क्षेत्र में विस्तार किया गया और पहली बार वार्ता सूची में 4 नए क्षेत्रों को शामिल किया गया। व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, जिसको कहते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स। दूसरा है बौद्धिक संपत्ति अधिकार के पहलुओं से संबंधित व्यापार, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। तीसरा है सेवाओं में विस्तार, ट्रेड इन सर्विसेज। और चौथा है कृषि, एग्रीकल्चर। तो वार्ता सूची के विस्तार के विषय में विकसित देश उत्तर के अपने तर्क थे और 5 वर्षों के वार्ता के पश्चात किसी सर्वसम्मत परिणाम पर पहुंचने में असफल होने पर गेट के महानिदेशक आर्थर डुंकेल ने 20 दिसंबर 1991 को 108 सदस्यीय गेट के भावी स्वरूप पर 500 पेज के अपने प्रस्ताव पढ़े और इस सीमा को 17 अप्रैल 1992 तक बढ़ा दिया। इसकी में सर्वाधिक विरोध क्या था? पेटेंट अधिकारों के संबंध में था, जिसमें पेटेंट प्राप्तकर्ताओं के अधिकारों में वृद्धि और उनके दायित्व एवं वैधानिक बंधनों में कमी की गई। कृषि के क्षेत्र में पेटेंट अधिकार लागू करने की सिफारिश की गई और जिसके लागू हो जाने की दिशा में विकासशील देशों को विकसित देशों से कृषि संबंधी तकनीक खरीदने के लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। संक्षेप में डुंकेल प्रस्तावों को स्वीकार करने से विकासशील देशों के विकास उद्देश्यों पर मूल रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता। 15 दिसंबर 1993 को विश्व के 117 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से गेट को स्वीकृति दी गई। यह समझौता 1995 में लागू हुआ। इस समझौते के तहत एक नया विश्व व्यापार संगठन WTO बन गया, जो अधिक शक्तिशाली था। विश्व व्यापार संगठन का प्रति 2 वर्ष में एक सम्मेलन होता है। इसमें सदस्य देशों के वाणिज्य या व्यापार मंत्री भाग लेते हैं। पहला सम्मेलन सिंगापुर में हुआ मई 1999 में। दूसरा सम्मेलन जेनेवा में हुआ 30 नवंबर से 3 दिसंबर और तीसरा सम्मेलन सिएटल अमेरिका में हुआ। चौथा सम्मेलन दोहा में हुआ 2001 में। 5वां सम्मेलन कानकून मैक्सिको में हुआ 10 से 14 सितंबर 2003 को। छठा मंत्रिमंडलीय सम्मेलन हांगकांग चीन में हुआ 13 से 18 दिसंबर 2005 को। और 7वां जो सम्मेलन 30 नवंबर 3 दिसंबर 2009 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। 8वां हुआ 15 से 17 दिसंबर जेनेवा में। 9वां हुआ और 2013 को इंडोनेशिया में। 10वां हुआ नैरोबी 15 से 19 दिसंबर 2015 को। और 11वां हुआ 10 से 13 दिसंबर 2017 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। तो ये सिएटल सम्मेलन जो है ये सफल नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई साझी घोषणा नहीं हुई। अमेरिका इसमें श्रम एवं पर्यावरण मानकों को विश्व व्यापार संगठन के एजेंडे में शामिल करता है, जबकि भारत एवं अन्य विकासशील देश इसका विरोध करते हैं। इस श्रम मानकों पर अमेरिका इसलिए जोर दे रहा है ताकि विकासशील देशों में बने सस्ते मालों से प्रतिस्पर्धा में धनी देशों को बचाया जा सके। और भारत ने अमेरिका के विरोध में
एक मोर्चा लिया और विकासशील देशों की आवाज़ बना। तो दोहा जो कतर में सम्मेलन हुआ उसमें एजेंडे को स्वीकार किया जाना विकासशील राष्ट्रों के बजाय यूरोपीय संघ एवं अमेरिका के लिए लाभदायक माना जा रहा है। दोहा सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में विकासशील राष्ट्रों की एक सफलता जन स्वास्थ्य संबंधी औषधियों के उत्पादन एवं अधिग्रहण के मामले में मिली। HIV, एड्स, TB, मलेरिया आदि रोगों से जन सामान्य की सुरक्षा के लिए औषधियों के उत्पादन के मामले में विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स एवं पेटेंट संबंधी नियम अब आड़े नहीं आएंगे। तो हांगकांग सम्मेलन में भी विकसित देश अपने आग्रह कम करने कुछ रियायतें देने को तैयार हुए। फिर नेक्स्ट आता है दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे इसका, जिसमें अन्य सम्मेलनों की बात करेंगे। धन्यवाद।